लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की दो बड़ी उम्मीदें। पहली उम्मीद ये कि उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है, सारी की सारी सीटें जीती है 2014 में भी या 2019 में भी। तो वहां अब आगे बढ़ नहीं सकती, लिहाजा कुछ न कुछ कम होगी। एक तो विपक्ष की उम्मीद ये है। विपक्ष की दूसरी उम्मीद दक्षिण भारत है। जो विपक्षी गठबंधन है उसे लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी परंपरागत रूप से कमजोर रही है और दक्षिण भारत में इस बार भी बीजेपी कमजोर रहेगी और इस वजह से एक चांस बनता है विपक्षी गठबंधन के लिए कि कुछ रिकवर करे। दक्षिण भारत में जो पहले सीटें मिलती रही है वो, और उत्तर भारत में चूंकि बीजेपी कई राज्यों में पूरी की पूरी सीट जीत चुकी है तो वहां कुछ ना कुछ तो कम ही होगा। और इसी दो उम्मीद के सहारे 2024 का चुनाव विपक्ष लड़ रही है। उत्तर भारत में सीटें कम जाएंगी बीजेपी की। 2014 में मान लिया मध्य प्रदेश की सारी सीटें आई या एक सीट कम आई, राजस्थान की पूरी सीट आई, 2014-19 में गुजरात की सीटें आई, बिहार के 40 में से 39 सीटें आई, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो कांग्रेस को और विपक्षी गठबंधन को ये उम्मीद है कि यहाँ पे सीटें कम होंगी ही होंगी। एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही होगा। अब क्यों कम होगी इस बारे में वो बता नहीं पा रहे हैं। क्या विपक्ष ने कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है या फिर कुछ उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया है? उनकी उम्मीद सिर्फ इस बात पर टिकी है कि लोग ऊब जाएंगे। मतलब लगातार 2 लोकसभा चुनाव से दे रहे हैं वोट, थोड़ा बदलाव करके देखना चाहिए किस बार क्या होता है, और इसी पे उम्मीद टिकी है। अब आते हैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जिससे विपक्ष को उम्मीदें हैं। उनमें से अगर पूर्वी भारत में कहें तो विपक्ष को सबसे ज़्यादा उम्मीदें ये हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु से उम्मीद है। कुछ हद तक कांग्रेस को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उम्मीद है कि यहाँ पे विपक्ष का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मैं 2-2, 3-3 लाइन में बता दूं इन राज्यों के बारे में। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, लगभग आधी सीटें जीती थी। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में बहुत खराब परफॉर्मेंस करेगी और कम से कम 18 तो नहीं लाएगी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में, और ख़ास करके जब से सुनील बंसल वहाँ प्रभारी बनकर गए हैं, ज़मीन पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। संदेश खाली एक दिख गया या आपको दिख रहा है, सिर्फ एक संदेश खाली नहीं, इस तरह के कई अन्य मुद्दे हैं जहां बीजेपी की गर्मी दिख रही है ज़मीन पर। और कई ऐसे मामलों में राष्ट्रीय मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन आरएसएस का कैडर गांव-गांव घूम रहा है, बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और बंगाल के नेताओं के दौरे बेशुमार हो रहे हैं। जगह जगह, गांव-गांव, टोला-टोला, बूथ-बूथ वो घूम रहे हैं, वो लोकल इश्यूज उठा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और इसका परिणाम दिख रहा है। जिस ममता बनर्जी को अपराजेय समझा जा रहा था बंगाल में, अब उन्हीं ममता बनर्जी के माथे पे बल पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के कई मंत्रियों ने कहा कि जो हालात हैं वैसे में हम अपने क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं, परेशानी आ रही है। तो इस बार उम्मीद ये है कि बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और ये कई राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो साफ साफ कहा भी है कि अगर दिल्ली की मीडिया ये मानकर चल रही है कि बीजेपी बंगाल में कमज़ोर हुई तो वो बहुत गलत है। बहुत मुश्किल से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने हराया था बीजेपी को। इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और बहुत अच्छे की वो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। दूसरा राज्य है जिसको आपको देखना चाहिए, वो है तमिलनाडु। मैंने एक वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल में कम से कम 75-76 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। वो बार बार केरल जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, आंध्र जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, केरल गए, तमिलनाडु गए और बीजेपी की सभाओं में उमड़ती भीड़ और प्रधानमंत्री की जनसभा में जो भीड़ जुटी है, उसके बाद ये लगने लगा है कि तमिलनाडु में बीजेपी का इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया। और उस स्ट्रेंथ की वजह सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, वो है अन्नामलाई।
आप सब जानते हैं कि कैसे पुलिस की नौकरी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और सबसे कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष शायद वो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने जितनी मेहनत की है ग्राउंड पे, आधी आधी रात तक आप उनको सड़कों पे चलते देखेंगे। वो एसी केबिन में नहीं बैठते, वो एसी गाड़ियों में नहीं चलते, वो पैदल चल रहे हैं। इन मक्कल ये जनयात्रा उन्होंने निकाली और तमिलनाडु की ज़मीनी राजनीति में ऐसा बदलाव हुआ कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां, चाहे पीएम के हो, कमल हसन की पार्टी हो, विजयकांत की पार्टी हो, या बहुत सारे ऐसी छोटी पार्टियां जो कि बीजेपी के साथ आज गठबंधन में आ चुकी हैं। AIADMK का एक फैक्शन जो पनीर सेल्वम का फैक्शन था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार है, बातचीत चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बीजेपी ने 2 नेतृत्व उत्तर में पैदा किए थे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत विश्व शर्मा, उसी तरह दक्षिण भारत में अन्नामलाई को पैदा किया है। और अन्नामलाई फ्यूचर हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य हैं, तो दक्षिण भारत में के अन्नामलाई भविष्य हैं। और इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि डीएमके से ज़्यादा सीट ले आएगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन टक्कर देगी तो बीजेपी देगी और सीटों की संख्या डबल डिजिट में होगी। ये भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी डबल डिजिट में आने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जो तीसरा राज्य है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों एक साथ कहता हूं, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे वो जगन रेड्डी आ जाएं या तेलुगु देशम पार्टी आ जाए, दोनों अंत में सपोर्ट करना है एनडीए को ही। लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझकर जगन मोहन रेड्डी को छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना, उसके साथ गठबंधन किया है। और वो इसलिए कि तमाम सर्वे बता रहे थे कि इस बार जो स्विंग है वो तेलुगु देशम पार्टी के फेवर में है। पिछली बार बुरी तरह हारी थी तेलुगु देशम पार्टी, विधानसभा चुनाव में भी या लोकसभा चुनाव में भी। इस बार कहा यह जा रहा है कि जनता की सहानुभूति उनकी तरफ है, क्योंकि बम्पर जीत के बाद जो जगन मोहन रेड्डी हैं उन्होंने जो काम किया है, लेकिन इसके बावजूद लोग आज भी तेलुगु देशम पार्टी या चंद्रबाबू नायडू के काम को याद कर रहे हैं। तो इन्होंने परसेंटेज जोड़ा, देखा कि तेलुगु देशम पार्टी का जो 43% है और बीजेपी का 7% वोट, 43 से 7 हो गए 50, और 2-4% पवन कल्याण की पार्टी का अगर हम जोड़ देते हैं तो खराब से खराब हालत में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां सुधर जाएगा और जो 0 सीट मिलने वाली है वो कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगी। और सपोर्ट तो वैसे भी लेना ही है उनका। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट कर ली है। तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सांसद हैं फिलहाल, 4 तो रहने वाले हैं। तमाम सर्वे एजेंसियां कह रही है कि बीजेपी की संख्या इस बार तेलंगाना में बढ़ेगी। यही सुनील बंसल, जो कि बूथ मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं और जिन्होंने पहली बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता तक पहुंचाया है और दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति संभाली, वो तेलंगाना में बहुत दिनों से घूम रहे हैं, करीब साल भर से, और वो लगातार कैंप कर रहे हैं वहाँ लोकल नेताओं के साथ, लोकल इश्यूज़ के साथ। तो बीजेपी का वातावरण बिगड़ा था भले ही विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर से एक बार बीजेपी के फेवर में वहाँ। और आज की तारीख में कांग्रेस के खिलाफ वहाँ बीजेपी सेकंड पार्टी मानी जा रही है। बीआरएस में बिखराव की स्थिति है। बीआरएस के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और कुछ शामिल भी हो चुके हैं। तो 4 सीट से बढ़ने की उम्मीद है और एक बच गया स्टेट कर्नाटक और केरल। केरल में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, जो भी होगा वो गेन ही होगा। केरल में बीजेपी के पास 0 है, लेकिन सुरेश गोपी की सीट पे लगातार 2 बार से वो सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह हाल के दिनों में केरल में क्रिश्चियन मिशनरियों के एक सबसे बड़े संस्थान ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया, जिस तरह केरल से पीटी उषा को या क्रिश्चियनों के बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपने संगठन में जगह दी, उसमें पी थॉमस भी हैं जो अभी हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के दिग्गज AK एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी भी हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन अगर 2, 4, 5 वोट परसेंट भी अगर बढ़ा सके बीजेपी, तो 1-2 सीट निकालने के कंडीशन में आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इस बार कहा जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था केरल,
21 में से 18 सीटें आई, इस बार लेफ्ट की ज़्यादा सीटें आएगी और उसमें 1-2 अगर भारतीय जनता पार्टी की रही तो कांग्रेस को बम्पर लॉस होने वाला है केरल में। कर्नाटक में मैंने पहले ही बताया था कि जेडीएस और बीजेपी ने अलायंस कर लिया है, तो अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो अगर दोनों का वोट बैंक मिल जाता है तो कांग्रेस से ऊपर चली जाएगी। पिछली बार 25 सीटें आई थी कर्नाटक से, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 आगे पीछे होकर वही रहने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब स्विंग स्टेट्स हैं जहां से बीजेपी को उम्मीदें हैं कि पिछली बार के मुकाबले बढ़ेंगे, कमेंगे। उत्तर भारत में विपक्ष को उम्मीद है कि चूंकि सारी सीटें वो जीत चुके हैं तो कमेंगे। देखना ये होगा कमते हैं या नहीं होते हैं। अगर नुकसान भी हुआ उत्तर भारत में तो वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और केरल से और 1 सीट कर्नाटक से बीजेपी को बूस्ट मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा उम्मीद उड़ीसा से। उड़ीसा में ये चर्चा चल पड़ी है कि नवीन पटनायक के बाद कौन, नवीन पटनायक के बाद कौन, कोई दिख नहीं रहा है वहाँ। एक पंडियन जी हैं लेकिन वो तमिल हैं, वो IAS अफसर थे, उन्हें नवीन पटनायक ने काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो लोग बीजेपी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और जो वहाँ से तमाम सर्वे एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में कम से कम बीजेपी अच्छी सीट लाती दिख रही है। नमस्कार।